अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? 9th क्लास मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप एक्सरसाइज 1.1 इसी को आज हम सॉल्व करेंगे। लेकिन मेरा जो वे ऑफ टीचिंग है, स्टाइल ऑफ टीचिंग है, वो कुछ इस तरह से है कि पहले मैं उस एक्सरसाइज में जो कॉन्सेप्ट्स यूज़ हुए हैं पहले मैं उसको डिस्कस करता हूँ, उसके बाद मैं एक्सरसाइज को सॉल्व करता हूँ। अक्सर आपने देखा होगा या आपके साथ हुआ होगा कि जी मैंने बड़ी अच्छी तैयारी की थी, ये एक्सरसाइज या ये यूनिट मैंने बहुत अच्छी तरह से सॉल्व किया था। जब 2 महीने या 3 महीनों के बाद मेरे टेस्ट हुए तो मेरे नंबर नहीं आए क्योंकि मुझे वो सारा कुछ भूल गया था। तो बेटा होता इस तरह से है कि आप उन कॉन्सेप्ट्स को कभी भी तवज्जो नहीं देते और क्या करते हैं, डायरेक्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करने लग जाते हैं। तो वो क्या होता है, वो रट्टा हो जाता है। एक्सरसाइज को जितना मर्जी समझ के आप सॉल्व कर दें कि ये ऐसे प्लस आया, ऐसे माइनस आया, ये ऐसे हुआ, नहीं। आप पहले उन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है। हर एक्सरसाइज के पीछे 1-2 पेजेस होते हैं, सिर्फ उनको 2-3 बार रीड आउट ही खाली कर लें तो आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। तो पहले आप उन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें, फिर हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया, लेट्स स्टार्ट। ये मैं 4 नंबर्स लेता हूँ, 4, -3, 1, 2। ये जो 4 नंबर्स हैं हमारे पास, ये क्या है? दे आर अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। इनको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, 4, -3, 1, 2। ये मैंने इनक्लोज कर दिया इसको ब्रैकेट्स में। तो ये एक मैट्रिक्स बन गया। अब देखें इस मैट्रिक्स को गौर से, तो इसमें एक ही कॉलम है, ठीक है, और एक ही कॉलम के अंदर ये 4 एंट्रीज या एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया गया है। इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, 4, -3, 1, 2। अब क्या हुआ, एंट्रीज तो वही हैं, एलिमेंट्स तो वही हैं, लेकिन अब इसकी शेप चेंज हो गई, इसकी फॉर्मेशन जो है वो चेंज हो गई। अब ये एक ही रो के अंदर ये सारी की सारी एंट्रीज को अरेंज कर दिया गया है, तो ये भी एक मैट्रिक्स है। अब मैं अगर चाहूँ तो मैं एक और इसमें से बना सकता हूँ, जैसे 4, -3, 1, 2। ठीक हो गया, ये 12 नहीं है, इसको आप छोटा, ठीक है। अब इसको अगर आप गौर से देखें तो इसके अंदर नंबर ऑफ रोज भी 2 है, ये, और नंबर ऑफ कॉलम्स भी इसमें 2 ही है। 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो कहने का मकसद ये है कि मैट्रिक्स को अगर हम डिफाइन करें तो इस तरह से करेंगे, अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स। देखें, कॉलम, रो, रोज एंड कॉलम्स, अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स इन सच अ वे टू फॉर्म और रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन। अब देखिए ये सारी की सारी शेप्स रेक्टेंगुलर है। आप देख लें, अगर आपने रेक्टेंगुलर को पढ़ा हुआ है तो ये सारी की सारी शेप्स जो है वो रेक्टेंगुलर है, इसीलिए डेफिनेशन के अंदर रेक्टेंगुलर भी हम यूज करते हैं। टू फॉर्म टू मेक अ रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन एंड देन फाइनली इनक्लोज्ड बाय यूजिंग ब्रैकेट्स। इन ब्रैकेट्स को हम यूज करके इसको हम इनक्लोज कर देते हैं। तो यही हमारा मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स की डेफिनेशन मैं वैसे डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। और दूसरी बात ये कि मैं ना जितने भी कॉन्सेप्ट्स मैं पढ़ा रहा हूँ ना, वो मैं टाइम लैप्स लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आपको अगर पूरा लेक्चर नहीं चाहिए, इट डजेंट मैटर, तो आप उस टाइम लैप्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो वीडियो वहीं से आपको मिलेगी, स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है जी, आगे चली जाएगी या पीछे आ जाएगी। ठीक हो गया, तो जस्ट 1 क्लिक पे आपको आपकी जो आपका टॉपिक है आप उधर पहुंच जाएंगे। ठीक हो गया, ये आप देख लें इसको गौर से। उसके बाद मैट्रिक्स की डेफिनेशन होगी। अब मैंने जो 1-2 वर्ड यूज किए, एंट्रीज और एलिमेंट्स। एंट्रीज क्या है? ये जो रियल नंबर्स है ना, जिनको हम मैट्रिक्स के अंदर यूज करते हैं, इनको हम कहते हैं एंट्रीज या एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिसेस या ऑफ दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स। ठीक हो गया। इसके अलावा मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? आपने मैट्रिक्स को डिफाइन कर लिया, उसको देख लिया, मैट्रिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर्स इन रोज एंड कॉलम्स, ये सब तो आपको पता चल गया। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको ना रिप्रेजेंट करने के लिए आमतौर पर हम यूज करते हैं इंग्लिश अल्फाबेट्स, कैपिटल लेटर्स को। कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट मैट्रिसेस। आपने देखा होगा, आपके ए लिखते हैं जी, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। इसी तरह से बी, आपने ये बात याद रखनी है कि कैपिटल लेटर, बाज़ औक़ात एमसीक्यूज में भी इस तरह के सवाल आ जाते हैं, वो सारे स्मॉलर एबीसी है, एक जो है वो कैपिटल में है, तो आप उसको चूज कर लेना। ठीक हो गया। इसी तरह से एक और मैट्रिक्स आप ले लें, 10 12, एक और ले लें तो
5 6। तो मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट से कैपिटल लेटर्स को यूज़ करते हैं हमेशा, और कुछ कैपिटल लेटर्स ऐसे हैं जो सिर्फ मखसूस या पर्टिकुलर मैट्रिसेस के लिए ही यूज़ होते हैं, जैसे आई यूनिट मैट्रिक्स के लिए यूज़ होता है, और इसके अलावा ओ नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स के लिए यूज़ हम करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर रोज एंड कॉलम्स। इसको इन डेप्थ हम देख लेते हैं। बेटा ये यूनिट तो आसान है, तो आपको लग रहा होगा कि सर हमें जो है ना कराई जा रहे हैं। अगले यूनिट्स में जब आप आएंगे तो वहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनकी बहुत ज़्यादा अहमियत भी होगी, और इनकी जो है ना इनको करना ज़रूरी भी होगा आपके लिए। तो लेकिन आप थोड़ा सा सब्र से काम लें और मेरे साथ बने रहें। इंशाल्लाह आपको किसी ट्यूशन की, किसी एकेडमी की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। और अगर इसके अलावा अगर आपको ज़रूरत पड़ भी जाए प्राइवेटली, आई एम रेडी टू फैसिलिटेट यू बाय ऑल मीन्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जी रोज एंड कॉलम्स। आप देखें जी हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2, ठीक है। अगर आप इसको गौर से देखें, ये जो एक लाइन होती है, एक लाइन के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना वो उसकी रो बनाती है। तो इस मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो है, ठीक हो गया। अगर हम इसको देखें, इसमें दो लाइनें और हम खींच सकते हैं, ये और ये, कॉलम 1 कॉलम 2। तो इनको हम कहते हैं रो। रो के लिए याद करने के लिए बड़ा आसान तरीका, जब आप बेड में लेटते हैं ना सोने के लिए, आराम फरमाने के लिए, टिकटॉक वगैरह देखने के लिए बस बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं, तो आप रो की शक्ल में होते हैं जी, लेटे हुए हैं, रो। इसी तरह से अगर आप घर से बाहर निकलते हैं, खंबा देखते हैं, खंबा बिल्कुल सीधा डायरेक्ट, उसे हम कॉलम कहते हैं। कॉलम जो है ना, खंबे को पोस्ट भी बोलते हैं और कॉलम भी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है जी। हमारे दौर में कहानी हुआ करती थी लैनी द लैम्प पोस्ट, बहुत प्यारी कहानी थी इंग्लिश में। तो उसमें लैनी द लैम्प पोस्ट में कई जगह राइटर ने ना खंबे के लिए कॉलम का वर्ड यूज़ किया था। तो बहरहाल ये कॉलम्स है और ये रोज़ है। ज़रूरी नहीं कि नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज़ आपस में हमेशा इक्वल हो, वो हम मैट्रिसेस की टाइप्स में डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है जी। तो ये आपके हो गए रोज़ एंड कॉलम्स। इसकी और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम इसको ले लें जी 1 2 को इस तरह से, इसमें आपके पास देर आर 2 रोज हेयर एंड ओनली 1 कॉलम। अगर हम एक और एग्जांपल ले लें, C इज इक्वल टू 5 3 8 10, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं देर आर 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो ये जो रोज और कॉलम्स हैं ये इसकी मैट्रिसेस की टाइप्स को भी डिफाइन करती हैं, ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अगर आपको रोज की समझ आ गई है, कॉलम्स की समझ आ गई है, तो अब हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या चीज़ है। Order of a matrix. Order of a matrix is calculating via rows and columns. Number of rows and number of columns. कैसे बोला? Order of matrices. एक आप एग्जांपल ले लें। A is equal to 1 2, B is equal to 1 2, C is equal to 2 1 3 4, ठीक हो गया। और एक और एग्जांपल ले लें, D is equal to only 5। अब आपसे अगर कोई पूछे कि टेल द राइट द ऑर्डर ऑफ दीज मैट्रिसेस, तो आप क्या करेंगे? आपने सिंपली ये करना है, इसमें से देखना है कि यार ये वाला जो मैट्रिक्स है A, मैट्रिक्स A में नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स, M फॉर नंबर ऑफ रोज और N फॉर नंबर ऑफ कॉलम्स। आपने इसमें से देखना है कि भाई नंबर ऑफ रोज कितनी है, ओनली 1, तो यहाँ पे आप लिख दो 1 क्रॉस, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं जी, तो ठीक है 1 2, देयर आर 2 कॉलम्स हियर, देन वी शुड राइट हियर 2। इसको आपकी बुक में जैसे किया हुआ वो इस तरह से है 1/2, ठीक है जी, ये इसका आंसर है। इसी तरह से सिमिलरली इसका आंसर क्या होगा, M क्रॉस N, M की जगह आ जाएगा नंबर ऑफ रोज, देयर आर 2 रोज, और कॉलम इसमें सिर्फ एक ही है, एक कॉलम है इसके अंदर, तो 2 क्रॉस 1 इसका ऑर्डर बनेगा। अब हम इसको अगर देखें, इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम है। इसी तरह से आपने स्टेप्स यही रखने हैं,
m क्रॉस n लिख के दो रोज है तो यहाँ पे आप 2 लिख दें, 2 कॉलम्स है तो यहाँ पे आप 2 लिख दें, और उसके बाद 2 बाई 2 इस तरह से आप इसको कर दें. हियर यू विल बी एबल टू फाइंड ऑर्डर ऑफ दीज मैट्रिसेस. ठीक हो गया, इतनी बात समझ में आ गई. एक और कॉन्सेप्ट है लास्ट में है इसके अंदर, इक्वल मैट्रिसेस. इक्वल मैट्रिसेस इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं? मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखता हूं. 1 3 माइनस 1 2 4 माइनस 3. इसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 1. ये देखें, आपने जब भी आपके सामने इस तरह की कोई सिचुएशन आ जाए तो आपने क्या करना, पहले इसको सिंप्लीफाई करना, सॉल्व कर देना. सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 3 और -1 करें तो हमारे पास क्या आता है? 1 2 2 और 1. ये हमें सॉल्व करके इसका जो सोल्यूशन है वो सॉल्व करके ये आता है. इसका मतलब ये हुआ दिस इज 1 यूनिट, दिस इज 1 यूनिट. ठीक हो गया. जैसे वो एक मूवी में होता था ना, कहते थे जब पैसे देने की बारी आती थी वो कहते थे जी हम 1 यूनिट है, हम 1 यूनिट है, और जब लेने की बारी आती थी तो वो अलग अलग हो जाते थे. तो इसको भी आप वैसे ही, अगर आपको याद, मैं कहानियाँ थोड़ी बहुत बोलता रहता हूँ इस वजह से, ताकि आपको वो चीज़ें याद हो जाए. ठीक है, तो वो मूवी कौन सी है वो किसी ने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना. ठीक है. अच्छा जी, ये एक कॉलम है सिर्फ, इसका मतलब है ये कॉलम नंबर 2 है, क्योंकि इसको सॉल्व करके हमारे पास एक ही रियल नंबर आएगा. एक ही रियल नंबर आएगा तो इसका मतलब है ये एक कॉलम है, तो ये कॉलम नंबर 2 हो गया. ये अगर हम इसको ले लें ए, एक और कॉलम हमारे पास है 1 2 2 1. ठीक है जी, इसको आप भूल जाएं थोड़ी देर के लिए. अब आप अपने माइंड के अंदर इसको आप सॉल्व करके देखें. ये ए और बी आपस में क्या हो जाएंगे? अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर ये आएगा. ये एक कॉलम है हमारे पास, एक मैट्रिक्स है हमारे पास ए, एक दूसरा मैट्रिक्स है हमारे पास बी. तो इनको सॉल्व करके आपस में जब इक्वल हो जाएं तो हम कहते हैं कि दीज मैट्रिसेस आर इक्वल मैट्रिसेस. ठीक हो गया. तो देन वी शुड राइट हियर ए इज इक्वल टू बी. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल मैट्रिसेस. अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज को. वीडियो को मैं पास करके पहले मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखूंगा ताकि ये वीडियो जो है ना बहुत ज़्यादा लंबी ना हो. थैंक यू जी. तो दोस्तों ये पूरे सारे क्वेश्चन मैंने इधर पे जो है ना मेंशन कर दिए हैं. वीडियो इसलिए पास की थी ताकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए. तो अब हमने इनके ऑर्डर मालूम करने, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था, सिखाया था अभी कुछ देर पहले कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस कैसे निकालते हैं. अब इसमें देखिए आप कितने रोज हैं? 1 2 m क्रॉस n. नंबर ऑफ रोज कितने हैं जी? 2 क्रॉस, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 2. तो इसका आंसर आएगा 2 बाई 2. ठीक हो गया. उसके बाद इधर आ गए m क्रॉस n. नंबर ऑफ, इधर आप देख लें रोज 1 2, और नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2. अब हम इसको लिखेंगे 2 बाई 2. ठीक हो गया. नेक्स्ट इधर आप देखें जरा, नंबर ऑफ कॉलम्स देयर इज ओनली 1 रो, नंबर ऑफ रोज देयर इज ओनली 1 रो हियर. देन m क्रॉस n, तो हम लिखेंगे 1 क्रॉस, और इधर 2 कॉलम्स है तो ये आप लिखेंगे यहाँ पे 2, तो ये आ जाएगा 1 बाई 2. ये मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स मैंने अभी आपसे डिस्कस किए हैं. उसके बाद इधर आ गए, इसको भी हम ऐसे लिखेंगे m क्रॉस n. तो ये अब आप देखें जी, नंबर ऑफ रोज 1 2 3 1 2 3, तो 3 क्रॉस, और कॉलम सिर्फ एक ही है ये. ठीक है. ये तो अब आप लिखेंगे 3 बाई 1. ठीक हो गया. ये मैं इससे सेपरेशन इसकी कर देता हूँ ऐसे ताकि मिक्स ना हो. ये आ गया जी. इधर आ जाए, नंबर ऑफ रोज 1 2 3, तो m क्रॉस n में m की जगह आ जाएगा 3. m से मुराद है नंबर ऑफ रोज. कॉलम कितने हैं? 1 2. तो अब हम यहां लिखेंगे 3 बाई 2. इसी तरह से यहां आ जाएं, इधर भी हम m क्रॉस n लिख देंगे. इसको मल्टीप्लाई नहीं पढ़ना, ये क्रॉस है. इसमें देखें रो 1 और कॉलम भी 1. देयर इज ओनली 1 रो हियर एंड द कॉलम इज ऑल्सो 1 हियर. 1 क्रॉस 1 1 बाई 1. ठीक है.
अब इधर आ जाए जी, इधर आप देखें, आप बताएं जरा कितने इसमें रोज कितनी है जी, 1 2 और ये 3, m क्रॉस n, 3 क्रॉस 3, तो आ जाएगा 3/3। उसके बाद h जो लास्ट में है हमारे पास, इसमें आप देखिए नंबर ऑफ रोज 1 2, तो there are only 2 rows here, then we should write here 2 cross, and the number of columns are here 1 2 3, then we will write here 3 2/3। असल में आपकी बुक में 2/3 वाला मेथड यूज हुआ है, वैसे तो आमतौर पे 2 क्रॉस 3 ही हम इसको कर देते हैं, ठीक है जी, क्योंकि बुक के अंदर ये मेथड यूज हुआ है, 2/3 हम लिखते हैं, तो इसी तरह से आप इसको लिखते हैं। ठीक हो गया, इसको आप जल्दी से नोट कर लें, मैं वीडियो पास करके नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये मैंने इसलिए लिख लिया ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, इसको जल्दी जल्दी हम डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले देखिए मैट्रिक्स ए, इसमें ए की एंट्री है 3। अब आप देखें कि 3 कहीं और आपको नजर आ रहा है, c इज इक्वल टू 5 - 2। अगर आप इसको वैसे देखें तो आपको शायद समझ में ना आए, लेकिन अगर आप इसको सॉल्व कर लें, जैसे कि थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, मैट्रिसेस को हमेशा पहले सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि ये किसके इक्वल बन रहा है। तो अब देखें ए और सी आपस में इक्वल हो जाते हैं, सी को जब हम सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आता है 3, इसका मतलब है ए इज इक्वल टू सी, तो ए इज इक्वल टू सी, ये हमारा आंसर है। इसके अंदर डेफिनेशन भी आपने लिखनी है। अब उसके बाद आ जाए, इसको टिक करते जाएं जो हो जाए। b इज इक्वल टू 3 5, तो अब हम देखते हैं b किसके इक्वल है, ये i के इक्वल है। देखिए 3 और 3 + 2, इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास आता है 3 और 5, 3 and 5, तो इसका मतलब है b और i आपस में इक्वल है। इसको भी आप टिक कर दें ताकि ये बाद में मिक्सिंग ना हो, आपको तंग ना करे। उसके बाद आ जाता है जी d अगर आप गौर से देखें हर जगह, तो मेरा ख्याल है d कहीं पर मौजूद नहीं है, तो d को आप यहाँ पे क्रॉस कर दें, इसका मतलब ये किसी के इक्वल नहीं है। e हमारे पास है 4062 और ये भी नहीं है, h के इक्वल है 4062, h और e आपस में इक्वल है। और इसके अलावा j को अगर हम सॉल्व करें, 2 + 2 4, 2 - 2 0 और 6, और इसको 2 + 0 2, इसका मतलब ये हुआ कि e h और j आपस में इक्वल है। e इज इक्वल टू h, h इज इक्वल टू j, ये तीनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल है। उसके बाद अब फाइनली हम देखें तो हमारे पास एक मैट्रिक्स है f 2 और 6, और ये किसके इक्वल है जी, अगर इसको हम सॉल्व करें, 3 में से 1 निकालें तो हमारे पास आता है 2, 3 + 3 इज इक्वल टू हमारे पास आता है 6, तो इसका मतलब है g और f आपस में इक्वल हैं। तो आप इस तरह से लिख लें f इज इक्वल टू g f नहीं लिखना, बुरी बात होती है। अच्छा जी, ये तो क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन हो गया, लेकिन उससे पहले जो है ना, ये आपने डेफिनेशन जरूर लिखनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरह का है कि आपने पहले इसको डेफिनेशन लिखनी है। मैट्रिसेस आर कॉल्ड इक्वल मैट्रिसेस आर कॉल्ड इक्वल मैट्रिसेस इफ, 2 कंडीशंस है इक्वल मैट्रिसेस को फुलफिल करने के लिए। 2 कंडीशंस अगर फुलफिल होती हो तो वो मैट्रिसेस आपस में इक्वल होते हैं। क्या नंबर 1 कंडीशन क्या है, दे हैव द सेम ऑर्डर, इन सब के ऑर्डर सेम है। जिनको हमने इक्वल डिक्लेयर किया है, अगर आप देखें तो इनके ऑर्डर सेम है। और दूसरे नंबर में जो बात है वो ये है, देयर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या होती हैं, ये मेरा ख्याल मैंने डिस्कस नहीं किया था, मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे पास ये वाला एक मैट्रिक्स है, और b 3 और 5, एक हमारे पास है i 3 और 5, ये तो हो गए ना इक्वल। ये वाला ले लेते हैं, b और d को ले लेते हैं। b वाले का जो फर्स्ट एलिमेंट है और d वाले का जो फर्स्ट एलिमेंट है, ये दोनों एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग हैं, दे आर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज। इसी तरह से b वाले का जो सेकंड एलिमेंट है और d वाले का जो सेकंड एलिमेंट है, दीज एलिमेंट्स फ्रॉम बोथ मैट्रिसेस आर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, आर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज। तो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज वो एंट्रीज होती हैं कि एक मैट्रिक्स का फर्स्ट और दूसरे वाले का भी फर्स्ट, तो ये एक दूसरे की जो है ना वो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम एक्सरसाइज 1.1। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a, b, c and d which satisfy the matrix equation। अब आपको मैंने थोड़ी देर पहले लेक्चर में बताया था इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं। इक्वल मैट्रिसेस वो होते हैं जिनके ऑर्डर भी सेम हो और उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम हो। यहाँ पर क्या हुआ है, ऑर्डर वाइज अगर हम देखें, 1 और 2 कॉलम्स है, 1 and 2 ही इसके अंदर रोज है, इधर भी 2 रोज है और 2 कॉलम्स है। फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, तो इसका मतलब है कि ऑर्डर ऑफ दीज मैट्रिसेस आर सेम।
लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए कि इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी आपस में इक्वल होनी चाहिए, इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशंस के मुताबिक। तो यहाँ पर क्योंकि ये सेम नहीं है, अब बुक में जो क्वेश्चन है उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है इसको ये इक्वल है, तो इस वजह से हम इनको इनके एलिमेंट्स को भी इक्वल ही कंसीडर करेंगे और उसके बाद हम इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में इक्वल लिख लेंगे। इसके बाद हमारे पास इक्वेशंस बनेंगी ये इस तरह से। देखें a प्लस सी, इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री जो है वो 0 है। इस मैट्रिक्स का जो फर्स्ट एलिमेंट है, इस मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट, ये दोनों आपस में इक्वल है, इनको हम करस्पॉन्डिंग एंट्रीज कहते हैं। करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आप इक्वेशन में लिख लें। a प्लस सी इज इक्वल टू 0, a प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो गया। a प्लस 2b इज इक्वल टू -7, a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। उसके बाद आप आ जाए c माइनस 1 इज इक्वल टू 3। उसके बाद 4d माइनस 6, 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। अच्छा, इनको सॉल्व करने का बड़ा सिंपल तरीका और आसान तरीका वो ये, आप पता क्या करें, आप देखें कि ऐसी इक्वेशन ढूंढें जिसके अंदर सिर्फ वन वेरिएबल हो, एक वेरिएबल हो। आप इसको आप ढूंढें, इधर दो वेरिएबल है, इसको नहीं करेंगे, हम छोड़ देंगे। इधर भी दो वेरिएबल है, ए और बी, दो वैरायटियां हैं। वेरिएबल से मुराद है वो जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, एक्स वाई जेड, ए बी सी एल एम एन, जो भी। तो इधर देखें वैरायटियां दो है, दो वेरिएबल है, ए सी, इसको नहीं करेंगे। ए बी, इधर भी दो वेरिएबल्स है, इसको भी नहीं करेंगे। इधर देखें एक वेरिएबल है, सी, ओनली सी, एक वेरिएबल है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सी इज इक्वल टू 3 + 1 इज इक्वल टू 4, माइनस का 1 इधर आके प्लस का हो गया, 3 + 4। इसका नाम है ना, आप इक्वेशन नंबर रोमन में 1 रख दें। ये सी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब देखें, अगर हम इस इक्वेशन नंबर इस 1 से इसके अंदर वैल्यू पुट कर दें सी की, तो हमारे पास ए की वैल्यू भी निकल आएगी। कैसे? फ्रॉम इक्वेशन 1 ये वाला ए इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 4, फ्रॉम इक्वेशन 1 सी इज इक्वल टू 4। तो अब हम नीचे इसको पुट कर देंगे, a प्लस सी है ना, a प्लस सी। अब हम c नहीं लिखेंगे बल्कि c की वैल्यू पुट कर देंगे, a प्लस 4 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 4 इधर आके माइनस का 4 हो गया। इसका नाम आप इक्वेशन 2 रख दें। इट डजेंट मैटर कि यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 आ जाए, यहाँ 4 आ जाए, तरतीब की टेंशन नहीं लेनी, ठीक है? ये ऐसे ही आप करें। उसके बाद हमारे पास एक और ऐसी इक्वेशन है जिसके अंदर सिर्फ वन वेरिएबल है। वो कौन सी इक्वेशन है? 2d माइनस 6 इज इक्वल टू 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। देखें, ये भी d है, ये भी d है। इसका मतलब एक ही वैरायटी तो एक ही है ना हमारे पास। हम कहेंगे वेरिएबल हमारे पास सिर्फ एक है, वो है d। तो आप 4d ले लें, 4d। ये देखें, प्लस का 2d इधर आगे क्या हो जाएगा? माइनस का 2d, माइनस का 6 इधर आगे क्या हो गया? प्लस का 6। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि 4d में से 2d निकाल दें, कितने आ गए? 4 में से 2 निकाल दिया करें, 4 में से 2 निकालूं कितना आया? 2 आया। और d कॉमन है दोनों में, d दोनों में कॉमन है, तो d आप वैसे ही लिख दें। और 4 में से 2 निकाल दें तो आपके पास आ गया 2, 6। d इज इक्वल टू, अब देखो d और ये वाला 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बीच में कुछ भी ना हो, मल्टीप्लाई हो या ब्रैकेट हो, इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो आपने 2 और d आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? इसने डिवाइड करना है इसको। 2 इधर आके क्या हो गया? डिवाइड हो गया। 2 3s आर, इसका नाम आप इक्वेशन नंबर 3 रख लें। अब हमारे पास ये चीज बच गई। अब हम b की वैल्यू देखें, a हम फाइंड कर चुके, c हम फाइंड कर चुके, d फाइंड कर चुके। जो मिसिंग है वो है b। b को हमें कैलकुलेट करने के लिए हम देखते हैं कि a की वैल्यू हमारे पास कहाँ है? इक्वेशन 2 के अंदर है। आप यहाँ पे रेफरेंस दे दें, फ्रॉम इक्वेशन 2 a इज इक्वल टू -4। फ्रॉम इक्वेशन 2, जैसा कि हम जानते हैं इक्वेशन 2 में a की वैल्यू मौजूद है, a इज इक्वल टू -4 है। अब हम इस a की जगह नीचे a नहीं लिखेंगे बल्कि हम लिखेंगे -4, a की वैल्यू लिखेंगे, प्लस 2b, b को हमने फाइंड करना, वो हम वैसे ही छोड़ देंगे, -7। तो अब हम लिख देते हैं 2b इज इक्वल टू -7, माइनस का 4 उठा के इधर ले आए तो प्लस का 4 हो जाएगा। तो अब हमारे पास आया 2b इज इक्वल टू 11, तो b इज इक्वल टू 11/2। तो ये हमारे पास इक्वेशन 4 बन गई। इस तरह से हमने ये a, b, c और d को फाइंड कर लिया। ये थी जी एक्सरसाइज
1.1 जो कि आज हमने कंप्लीट कर ली है। इसके मैंने कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर किया है और फिर उसके बाद एक्सरसाइज भी मैंने की है। अब आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि इसको कम से कम जो है ना सारे क्वेश्चंस को 2 बार आप इसको अपनी कॉपी के ऊपर लिखें। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और दूसरा ये कि कॉन्सेप्ट्स को आप ज़रूर साथ साथ क्लियर करते जाएं। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।